मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एल्डर मास्टर, राघव ने कहा। एल्डर मास्टर ने राघव को अजीब तरह से देखा। एक लंबे पल के बाद उसने कहा, तुम एक असली आदमी हो। कहे, एल्डर मास्टर मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये बिजली की मुसीबत। राघव कुछ विनम्र शब्द कहना चाहता था। मैं तुम्हारी बिजली की मुसीबत के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस महिला के बारे में बात कर रहा हूं। तुम वास्तव में एक देवता के प्रति ऐसी इच्छा बनाने में सक्षम थे। तुम्हें हिम्मत है, एल्डर मास्टर ने एक मिश्रित अभिव्यक्ति के साथ कहा। एल्डर मास्टर की खेती का आधार राघव से कहीं अधिक था। उसे ये बताने के लिए जानबूझकर उसके आध्यात्मिक उतार चढ़ाव की जांच करने की भी आवश्यकता नहीं थी कि वो क्या सोच रहा था। तो उसने कहा कि राघव में हिम्मत थी, लगभग बहुत ज्यादा ही। एक देवता के खिलाफ उस तरह की ईशनिंदा करने की हिम्मत करना, वो वास्तव में एक आदमी था। एक देवता, ये असंभव है, मैं उसे जानता हूं, राघव ने कहा। ये दुनिया उन दो लोगों से भरी है जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। केवल दो ही नहीं, दर्जनों लोग हो सकते हैं जो एक जैसे दिख सकते हैं। सौभाग्य से उसका असली शरीर नहीं आया, अन्यथा रीइंकार्नेशन मिरर का उपयोग करके भी मैं तुम्हें जिंदा बाहर नहीं ला पाता, एल्डर मास्टर ने कहा। आह, राघव हक्का बक्का हुए बिना नहीं रह सका। ये कैसे संभव था? वो बिल्कुल मनीषा जैसी दिखती थी और उनका बर्फीला स्वभाव समान था। यहां तक कि उनकी आभा भी चौंकाने वाली रूप से समान थी। राघव, तुमने दुनिया के प्रति मेरी आंखें खोल दी हैं। एक देवता के अस्तित्व को व्यक्तिगत रूप से देखने में सक्षम होना मेरे लिए बेहद मददगार था, एल्डर मास्टर ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। उसने उस बर्फीली महिला से कई चीजें देखी थी जिनकी उसने एक बार कल्पना भी नहीं की थी। ये उसके ज्ञानोदय के लिए बहुत मददगार था। राघव अभी भी खाली घूर रहा था। अगर वह महिला वास्तव में एक देवता थी, तो वो वास्तव में एक आदमी था। एल्डर मास्टर, एक देवता क्या है? राघव ने पूछा। एल्डर मास्टर थोड़ी देर के लिए सोच में डूब गया। इससे पहले कि वह कहे, तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि देवता उतने पवित्र और पावन नहीं है जितना तुम कल्पना करते हो। सच में ये केवल एक तरह का क्षेत्र है। अमर युग में देवता और अमर दुर्लभ नहीं थे, लेकिन अब दुनिया में गिरावट आई है और वे केवल किंवदंतियों में मौजूद हैं। जहां तक सटीक विवरण की बात है, जब तुम उस क्षेत्र तक पहुंचोगे तो तुम स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानोगे। तुम्हारी शक्ति उस बिंदु तक पहुंचने से पहले इस तरह के रहस्यों को पहले से सीखना सिर्फ कर्म को जोड़ देगा, और ये कर्म, ये हमेशा तुम्हारे साथ अपने बिल का निपटान करता है तुम्हारी स्वर्गीय मुसीबतों के दौरान। ये कहते हुए एल्डर मास्टर की आवाज थोड़ी भारी थी। राघव का दिल भी भारी था। सच में उसे निश्चित रूप से इस मुसीबत से मर जाना चाहिए था। अगर उसने स्वर्ग को नहीं भेदा होता और बड़ी मात्रा में गड़गड़ाहट को जारी नहीं किया होता, तो वो अंतिम बिजली अवतार और भी अधिक भयानक होता। धत, अगर मैं 5वें तारे को घनीभूत करना शुरू नहीं कर सकता, तो मैं अगली बार निश्चित रूप से मर जाऊंगा, राघव ने चिंतित होकर सोचा। लेकिन इस समय उसे नहीं पता था कि समस्या क्या थी। 5वें तारे का जरा सा भी संकेत नहीं था। लेकिन सौभाग्य से वो फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में प्रवेश करने में कामयाब रहा था। उसका जुआ सफल रहा था। दूसरों के पास उनके डांशंस में उनके अमर मंच थे, लेकिन उसके पास उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में थे। 108,000 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स 108,000 अमर मंचों के बराबर थे। अब जब वह पूरी तरह से ठीक हो गया था, तो उसने अपने भीतर एक अभूतपूर्व शक्ति का प्रवाह महसूस किया। तुम अभी जा सकते हो। याद रखना, सब कुछ गुप्त रखना, उस देवता सहित। इसके बारे में किसी से बात मत करना। अगर तुम किसी को बताते हो, तो तुम केवल उन्हें नुकसान पहुंचा रहे होगे, एल्डर मास्टर ने कहा। शिष्य समझता है। राघव क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन लौट आया। सब कुछ बहुत शांत था। जब राघव उनके बीच से गायब हो गया था, तो एल्डर मास्टर ने बस इतना कहा था कि उसे युद्ध में उसकी महान योग्यता के कारण अपने पक्ष में बुलाया गया था। बॉस, तुम फाउंडेशन फोर्जिंग तक पहुंच गए हो। अर्जुन और अन्य अवाक थे। जैसे ही राघव वापस आया, क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन की शांति टूट गई।
वे सभी उसका इंतजार कर रहे थे। उच्चाधिकारियों ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि सभी राक्षस जानवरों को गढ़ द्वारा खत्म कर दिया गया था। जैसे ही सभी को राहत की एक लहर महसूस हुई, वे नुकसान की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सके। अब जब इन्फर्नल डेविल अबिस शांत हो गया था, तो उनके लिए मारने के लिए कोई और राक्षस जानवर नहीं थे। इसने संकेत दिया कि भविष्य में उनके लिए इतने सारे अंक नहीं होंगे। वे अब केवल अंकों के लिए संप्रदाय के कुछ मिशनों को पूरा करने में सक्षम होंगे। जैसा कि कहा गया था, जब आप गरीब होते हैं तो विलासिता के आदी होना आसान होता है, लेकिन अमीर होने के बाद मितव्ययी बनना मुश्किल होता है। अब कोई भी पहले की तरह इतने सारे अंक खर्च करने की हिम्मत नहीं करता था। बॉस, क्या एल्डर मास्टर ने तुम्हें विशेष उपचार दिया? तुम पहले ही फाउंडेशन फोर्जिंग तक पहुंच गए हो। वर्तमान में राघव की आभा अभी भी बाहर निकल रही थी, क्योंकि वो अभी अभी उन्नत हुआ था और वो इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ था। हाँ, इसे कुछ विशेष उपचार के रूप में गिना जा सकता है। उसने मुझे कुछ संकेत दिए जिनसे मुझे बहुत फायदा हुआ, इसलिए मुझे लौटने में इतना समय लगा, राघव ने कहा। सच में पिछले कुछ दिनों से राघव बेहोश था, जिसमें हीलिंग हॉल के 6 एल्डर्स उसे ठीक करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर रहे थे। उसकी चोटें इतनी भारी थी कि उन्हें उसे ठीक करने में 3 दिन लगे थे। वाह, एल्डर मास्टर के व्यक्तिगत संकेत। बॉस, क्या तुम स्वर्ग में चढ़ने वाले हो? अर्जुन चिल्लाया। क्या तुम मुझे शाप देने की कोशिश कर रहे हो? तुम इसे और अधिक सीधे क्यों नहीं कहते और मुझे शांति से आराम करने के लिए कहते हो? नहीं बॉस, तुम गलत समझते हो। मैं बस सोच रहा था कि क्या एल्डर मास्टर ने तुम्हें एक शिष्य के रूप में लिया था और तुम्हें अपनी विरासत दी थी? क्या उसने तुम्हें एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का भविष्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए चुना है? अर्जुन की आंखें प्रत्याशा से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही कल्पना कर रहा था कि राघव के एल्डर मास्टर होने के बाद उसके लिए ये कितना अद्भुत और भव्य होगा। सच में एल्डर मास्टर ने वास्तव में राघव से निम्नलिखित कहा था, मैं मूल रूप से तुम्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में बढ़ाने की योजना बना रहा था, लेकिन चूंकि तुम एक देवता की भी इश्निंदा करने की हिम्मत करते हो, मैंने इसके बारे में भूलने का फैसला किया है। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट जैसी एक छोटी सी जगह शायद तुम्हारी पागलपन को संभाल नहीं सकती है। एक बार जब राघव वापस आया तो उन्होंने एक और दावत दी, जिसमें हेवन फीमेल अलायंस और 10,000 इंसेक्ट गिल्ड भी शामिल थे। हेवन फीमेल अलायंस वास्तव में बधाई के रूप में अपना भोजन और पेय लाई थी। एक कारण युद्ध के दौरान उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाना था, जबकि दूसरा ये जश्न मनाना था कि राघव नए शिष्यों के बीच फाउंडेशन फोर्जिंग में सफलता प्राप्त करने वाला पहला था। जिसने राघव को आश्चर्यचकित किया वह यह था कि मुकेश और मनीषा भी आए थे। राघव, फाउंडेशन फोर्जिंग में आगे बढ़ने पर बधाई। भविष्य में हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। अपनी सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर का ख्याल रखना मत भूलना, मनीषा ने एक मुस्कान के साथ कहा। अपनी सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर का ख्याल रखना ठीक है, लेकिन मैं 2 महिलाओं को जानता हूं जिनकी इस पर राय हो सकती है, राघव ने कहा। जब उसने कहा कि वह उसका ख्याल रखेगा, तो उसने जानबूझकर एक छेड़छाड़ वाले तरीके से उसकी ओर अपनी भौहें उठाई। सीमा और नेहा तुरंत लाल हो गए और उसे मारा। दूसरी ओर मनीषा हंसी और कहा, तुम्हारी भूख बहुत अधिक है। सभी जानते थे कि राघव मजाक कर रहा था। वह आखिरी लड़ाई बस बहुत कड़वी थी। यहां तक कि दर्जनों फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ भी मर गए थे। बस जीवित रहना कुछ ऐसा था जिसके बारे में खुश होना लायक था। सभी ने पिया और खाया। यह बहुत जीवंत था और सभी ने अपने दिल की सामग्री का आनंद लिया। राघव आखिरकार 2 खूबसूरत महिलाओं को पकड़े हुए गहरी नींद में सो गया। कल की पार्टी के मेजबान के रूप में राघव स्वाभाविक रूप से बीच में नहीं खिसक सकता था। शराब पीने के अपने जंगली दौर के बाद उसे यह भी नहीं पता था कि वह अपने कमरे में कैसे लौटा था। किसी भी मामले में उसे 2 नरम शरीरों को पकड़कर और पहले से कहीं अधिक शांति से सोने की याद आती है। सुबह एक चौंकाने वाली चीख ने राघव को उसकी नींद से जगाया। वह ठीक समय पर उठा ताकि सीमा और नेहा को भागते हुए देख सके। राघव चौंक गया, लेकिन फिर उसने पाया कि एक निश्चित जगह एक ऊंचे पहाड़ की तरह उभरी हुई थी।
ऐसा लग रहा था कि इसे स्वर्ग और पृथ्वी को छेदने की इच्छा थी। है एक प्राकृतिक घटना। राघव हंसा और एक गहरी सांस ली। खुद को शांत करते हुए वो प्राकृतिक घटना धीरे धीरे गायब हो गई। अपने बिस्तर से कूदते हुए उसे अभी भी सीमा और नेहा की सुगंध आ रही थी। सूरज खिड़की से बिस्तर पर चमक रहा था। ये जल्दी ही दोपहर के करीब पहुंच रहा था। आलस्य से अंगड़ाई लेते हुए उसने अपने शरीर से कुछ चटकने की आवाजें सुनी। उसने खुद को शक्ति से भरा हुआ महसूस किया, जैसे एक ज्वालामुखी जो फटना चाहता था। वह जानता था कि यह फाउंडेशन फोर्जिंग में अभी अभी आगे बढ़ने और अपनी आभा को दबाने में सक्षम न होने का प्रभाव था। अपने भीतर देखते हुए वो सदमे में उछल पड़ा। 108,000 मूल रून। राघव ने देखा कि उसके प्रत्येक एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में एक छोटा बीज था। वे बीज धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। वे स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को पागलपन से अवशोषित कर रहे थे, लेकिन उसने उन्हें बढ़ते हुए नहीं देखा। कुछ सावधानी पूर्वक महसूस करने के बाद वो ये जानकर चौंक गया कि ये बीज केवल एक 10,000वें हिस्से की ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे जिसे वे चूस रहे थे। बाकी को अस्वीकार किया जा रहा था। तो ये वह फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र दुनिया की सबसे शुद्ध युवान आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के चारों ओर घूमता है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये कहा जाता है कि युवान आत्मा पत्थर इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। राघव को अचानक पता चला कि क्या चल रहा था और क्यों ईस्टर्न वेस्टलैंड में युवान आत्मा पत्थरों के कब्जे में होना प्राचीन परिवार गठबंधन, प्राचीन जातियों और पिल वैली को इतना बेशम बना दिया था। है सौभाग्य से मैंने इन्हें तब नहीं बेचा था, या मुझे नुकसान हुआ होता। अब राघव को समझ में आया कि युवान आत्मा पत्थर कितने महत्वपूर्ण थे। उसने प्राइमल केओस स्पेस के अंदर देखा और जोरा को देखा। यह प्रकाश की एक गेंद में संघनित हो गया था, जो एक अंडे की तरह लग रहा था। पिछली बार का आत्मविस्फोट जोरा के लिए अत्यंत हानिकारक था। अभी यह आपदा से प्राप्त सभी थंडरफोर्स का उपयोग एक पुनर्जन्म से गुजरने के लिए कर रहा था। राघव जोरा और शीन की बुद्धिमत्ता से चकित होने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि वे जितने मजबूत होते गए उतने ही वे अन्य पहलुओं में भी आगे बढ़े। शीन ने अपनी खुद की जन्मजात क्षमता को भी जागृत किया था। शीन की जन्मजात क्षमता 8 विभाजित शरीरों को बुलाने की थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या जोरा इस निर्वाणिक पुनर्जन्म के माध्यम से पुनर्जीवित होने के बाद एक जन्मजात क्षमता को जागृत करेगा। वो प्रत्याशा से भरा हुआ था। प्राइमल केओस स्पेस में सभी आयरन स्प्रूस ओक्स मुरझा गए थे और मर गए थे। वह तब निर्णायक होने के लिए मजबूर हो गया था जब उसने अपनी आपदा के अंतिम बिजली अवतार को मारा था। इस बार वह अपनी मौत से बचने में सक्षम था। इसके 2 कारण थे। एक कारण यह था कि उसने आपदा को हमला करके अपनी बहुत सारी ऊर्जा खोने का कारण बनाया था, जिससे अंतिम बिजली अवतार कमजोर हो गया था। जबकि दूसरा कारण यह था कि आयरन स्प्रूस ओक्स में एक महासागर के बराबर जीवन ऊर्जा थी। अगर वह नहीं होती तो वह निश्चित रूप से मर गया होता। लेकिन अब उसके पास काली मिट्टी के लिए कोई जादुई जानवर के शव नहीं थे। उसने शैतान जानवरों के शवों का उपयोग करने की कोशिश की थी, और जबकि उसने पाया कि उन्हें काली मिट्टी द्वारा निगल लिया जा सकता है, उन्होंने कोई जीवन ऊर्जा प्रदान नहीं की। अन्यथा उसके आयरन स्प्रूस ओक्स लंबे समय से अपनी चरम सीमा तक बढ़ गए होते। अपने कमरे को छोड़कर उसने देखा कि सीमा और नेहा पहले ही ताजा हो गए थे। उन्होंने गर्म पानी में भिगोया हुआ एक तौलिया तैयार किया था, जिससे राघव को वापस बैठने और आराम करने की अनुमति मिली, जबकि नेहा ने तौलिए का उपयोग करके उसका चेहरा साफ किया और सीमा ने उसके बाल कंघी किए। राघव इतना धन्य महसूस कर रहा था कि वह मर सकता था। 2 बेजोड़ खूबसूरत महिलाएं उसका चेहरा साफ करने और उसके बाल कंघी करने में मदद कर रही थी। वह नहीं जानता था कि अगर उन्हें इसके बारे में पता चलता तो कितने लोग ईर्ष्या से मर जाते। राघव, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? आमतौर पर तुम्हारा मुंह बहुत सारी बकवास बातें करता है। नेहा ने राघव के मोहित भाव को देखकर पूछा। ये एक दुर्लभ आनंद है। मुझे डर है कि अगर मैं अपना मुंह खोलता हूं तो तुम उसमें तौलिया भर दोगी। वो एक बर्बादी होगी। राघव ने अपनी आंखें बंद करके कहा। इस तरह से कहने पर
उसने सीमा और नेहा दोनों से हंसी निकाली। ये चांदी की घंटियों की खनक की तरह था। हंसने के बाद नेहा ने बड़बड़ाया, किसने तुमसे इतना परेशान होने के लिए कहा कि लोग मुंह खोलने के बाद तुम्हारा गला घोंटना चाहते हैं? तुम अपनी सभी सजा के लायक हो। राघव ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और इस गर्म शांति का आनंद लेना जारी रखा। साफ होने और कपड़े पहनने के बाद राघव ने बहुत अधिक जागृत महसूस किया। दर्पण में देखते हुए वो भावनात्मक रूप से आह भरे बिना नहीं रह सका। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी परछाई देखे हुए कई साल हो गए थे। उसकी आंखें किसी भी चीज से देख सकती थी, लेकिन एक दर्पण के बिना वे खुद को नहीं देख सकती थी। उसका चेहरा अभी भी युवा था और अभी भी जोरदार ऊर्जा से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई ने एक ठंडी तीक्ष्णता को छिपा रखा था। यह उसका पहली बार खुद को इतनी बारीकी से देखना था, या शायद यह था कि वो खुद को एक पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से देख रहा था। उसने अपनी आंखों की गहराई के भीतर कुछ ऐसा देखा जिसने खुद को भी डरा दिया। क्या तुम अपनी सुंदरता से दंग रह गए हो? नेहा ने उसे अपनी परछाई को खाली देखते हुए देखकर चिढ़ाया। तभी राघव ठीक हो पाया। क्या वो खुद से डर गया था? राघव, अचानक एक महिला अंदर चली आई। उसके निवास में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने में सक्षम एकमात्र अन्य व्यक्ति सुरेश थी। बहन सुरेश, कृपया बैठो। नेहा ने तुरंत उसे एक सीट पर खींच लिया। तुम पहले क्यों नहीं आए? तुम्हारे लिए करने के लिए बहुत सारी चीजें इंतजार कर रही हैं। सोचो कि तुम कितने पुराने हो। तुम कब? राघव, सीमा और नेहा सभी कड़वाहट से मुस्कुराए। एक बार फिर सुरेश उन्हें व्याख्यान दे रही थी। सच्चाई में वो उनके व्यापार पर आने के लिए उनके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार एक महिला के रूप में उसके लिए उसके कमरे में घुसना सुविधाजनक नहीं था, लेकिन यह देखकर कि दोपहर हो गई थी और वे तीनों अभी भी बाहर नहीं आए थे, वो आखिरकार अंदर चली गई। बहन सुरेश, क्या इतना महत्वपूर्ण है? राघव ने जल्दी से उसे बाधित किया। या अगर उन्होंने सुरेश जैसी बकवास करने वाली को जारी रखने दिया तो वो उन्हें 3 दिन और रात तक व्याख्यान दे सकती थी। इसके अलावा उसकी स्क्रिप्ट का एक भी वाक्य दोहराया नहीं जाएगा। वो सबसे दर्दनाक यातना थी। बेशक कुछ महत्वपूर्ण है, अन्यथा मैं तुम्हारे लिए 6 घंटे तक क्यों इंतजार करती? मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूं, लेकिन बहन सुरेश, महत्वपूर्ण मामले पर आओ। राघव ने जल्दी से उसे मुख्य विषय पर वापस लाया। अभी ड्रैगन ब्लड लीजन में हर कोई सी एक्सपांशन के चरम पर है। बहुत से लोगों ने पहले ही फाउंडेशन फोर्जिंग की बाधा को छू लिया है, लेकिन तुम्हारे आदेशों के बिना कोई भी तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। ड्रैगन ब्लड लीजन के अलावा अन्य गुटों के शिष्यों ने पहले ही तोड़ना शुरू कर दिया है। इसके अलावा एक बुरी खबर है, एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स बिक चुकी है। सुरेश ने कहा, इतनी महत्वपूर्ण गोली स्टॉक से बाहर कैसे हो सकती है? नेहा ने मांग की। नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल सी एक्सपांशन विशेषज्ञों के लिए फाउंडेशन फोर्जिंग पर हमला करने के लिए व्यावहारिक रूप से एक अवश्य होनी चाहिए थी। नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल के साथ एक काश्तकार अपने मूल रून को आसानी से संघनित कर सकता था, जिससे उनका सफलता बहुत सरल हो जाता था। इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोली थी। राघव भी हैरान था, लेकिन वह जल्दी से मुस्कुराया। क्या वे सब कुछ निश्चित लोगों द्वारा खरीदे गए थे? सुरेश ने सिर हिलाया। हाँ, डिवाइन बीस्ट मैंशन और हेगेमन हॉल दोनों ने अपने शिष्यों की सफलताओं के बारे में पूरी तरह से निश्चित होने का बहाना इस्तेमाल किया और अपने सदस्यों के लिए फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स के 2 सेट खरीदे। तो सभी नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स बिक चुकी है, और अगर हमें कोई चाहिए तो हमें एक निश्चित मात्रा में समय तक इंतजार करना होगा। इसके अलावा अगर हमें एक बड़ी मात्रा चाहिए तो ये शायद एक छोटा इंतजार का समय नहीं होगा। 10,000 इंसेक्ट गिल्ड और हेवन फीमेल अलायंस ने सोचा नहीं था कि देवदत्त या अरुण इतने घृणित होंगे, भले ही वे मितव्ययी होने की कोशिश करें। लेकिन वे हमें जो गोलियां दे सकते हैं उनकी संख्या पर्याप्त से बहुत दूर है। इसके अलावा आज सुबह मैं 10,000 पिल हॉल में
अधिक नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स के शोधन के बारे में स्थिति पूछने गया था, लेकिन उनका जवाब अत्यंत ठंडा था। उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें और अधिक शोधन करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। एक ठोस तारीख देने से इनकार कर दिया। जब मैंने पूछना जारी रखा तो उस व्यक्ति ने आखिरकार अधीरता से कहा कि मुझे या तो इंतजार करना होगा या इसे खुद शोधन करना होगा। यहां तक कि सुरेश के कोमल स्वभाव के साथ भी अंत में वो गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं पाई। उसे अनिवार्य रूप से 10,000 पिल हॉल द्वारा भगा दिया गया था। वे एक पिटाई मांग रहे हैं। नेहा क्रोधित थी। 10,000 पिल हॉल के लिए इतनी दूर जाने की उम्मीद नहीं थी कि यहां तक कि सुरेश को भी धमकाए। राघव, बहन सुरेश के लिए उन्हें पीटो। ठीक है, ऐसा होता है कि मैं ऊब गया था। राघव ने भयावह रूप से हंसा और बाहर चलने लगा। यह सुरेश थी जिसने उसे रोका। तुम लोग पहले से ही वयस्क हो, तो बच्चों की तरह व्यवहार करना बंद करो। मुख्य बात यह है कि हमारी वर्तमान स्थिति को कैसे हल किया जाए। राघव मुस्कुराया। सच्चाई में यह मामला बहुत सरल है। डिवाइन बीस्ट मैंशन और हेगेमन हॉल के मूर्ख हमें नुकसान पहुंचाने के लिए एल्केमी पवेलियन के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। अगर हमें तुरंत गोलियां चाहिए तो हमें अपने सिर झुकाने होंगे और उन्हें हमें लूटने देना होगा। हमें उनसे नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स को लागत के 10 गुना पर खरीदना होगा। वैसे क्या फाउंडेशन बिल्डिंग पिल कई कीमती सामग्री के साथ एक 8वें स्तर की गोली नहीं है? इसकी कीमत क्या है? हाँ, ये बहुत महंगा है। इसकी एक की कीमत 8,000 अंक है। मुझे नहीं पता कि क्या वे हमसे अंक वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने इतने सारे अंक बनाए हैं। लेकिन कीमत निश्चित रूप से डरावनी है, सुरेश ने कहा। वो संभावना के दायरे से बाहर नहीं है, लेकिन एक फाउंडेशन बिल्डिंग पिल सचमुच इतनी मूल्यवान है। मेरा अनुमान है कि अतीत में कीमत शायद उतनी अधिक नहीं थी और उन्होंने उन्हें लागत पर शिष्यों को बेचा। आखिरकार उसके शिष्यों की वृद्धि संप्रदाय की नींव है, भले ही वे कुछ भी न कमाए। यह शिष्यों को आगे बढ़ने की अनुमति न देने से बेहतर है। लेकिन 8,000 अंक। पिछली लड़ाई के बाद डिवाइन बीस्ट मैंशन और हेगेमन हॉल 50,000 सदस्यों तक कम हो गए हैं। आमतौर पर प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए 2 नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स तैयार करेगा, तो 2 सेट 4 गोलियां होंगी। तो 8,000 गुना 4 32,000 है और फिर 50 गुना धिक्कार है। उन्होंने इस साजिश में 1 अरब 600 मिलियन अंक खर्च किए। क्या उन्होंने अपने पास सब कुछ इस्तेमाल किया? राघव ने पूछा। मैंने सुना है कि उन्हें लड़ाई से 2 अरब 700 मिलियन अंक मिले, तो ये उनके आधे से अधिक अंक हैं, सुरेश ने कहा। है, अच्छा, वे मुझे धोखा देना चाहते हैं। मैं उन्हें इस साजिश में निवेश किए गए सभी पैसे खोने दूंगा। राघव भयावह रूप से हंसा। ही, बस राघव की आंखों को देखकर मैं जानता हूं कि कोई अनलकी होने वाला है। राघव के भाव को देखकर नेहा ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। लेकिन बेशक, क्या वे सोचते हैं कि वे मुझे मेरी मेहनत से कमाए गए पैसे से धोखा दे सकते हैं? वैसे हमारे पास अब कितने अंक हैं? राघव ने पूछा। 10 अरब 700 हजार अंक, सुरेश ने कहा। इतने सारे? राघव हैरान हुए बिना नहीं रह सका। अगर आपका कंगन अधिकतम नहीं होता तो हमारे अंक कई गुना अधिक होते, सुरेश ने कहा। राघव को अचानक याद आया कि लड़ाई में उसके कंगन पर संख्यात्मक मूल्य ने काम करना बंद कर दिया था। एल्डर मास्टर ने कहा था कि इसके बदले में ड्रैगन ब्लड लीजन आधी कीमत पर चीजें खरीद सकता है। हालांकि राघव ने उसे मना कर दिया था। वह उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था और वह किसी का एहसान भी नहीं लेना चाहता था। किसी भी मामले में उसके पास पर्याप्त अंक थे, तो दूसरों का कर्जदार क्यों बने? हालांकि उसे एक विशेष टैबलेट मिला था। वह टैबलेट उसे पूरे जुआंटियन दाओ संप्रदाय में किसी भी प्रशिक्षण क्षेत्र तक मुफ्त में पहुंच प्रदान करता था। इसके अलावा उस पर कोई नाम नहीं था। राघव इसे दूसरों को उपयोग करने के लिए उधार दे सकता था। वर्तमान में उसने इसे अर्जुन को दिया था और वो अब सबसे अच्छे फोर्जिंग रूम का उपयोग कर रहा था। अंदर स्पिरिट स्टोन थे जिनका उपयोग वो अपने फोर्जिंग टेबल को बिजली देने के लिए मुफ्त में कर सकता था। आमतौर पर उस शीर्ष ग्रेड के फोर्जिंग रूम का उपयोग करने में एक दिन में 100,000 अंक खर्च होते थे। ये जुआंटियन दाओ
संप्रदाय के सभी प्रशिक्षण कमरों में सबसे महंगा था। टैबलेट को अर्जुन को देना सबसे कुशल विकल्प था। हालांकि हमारे पास आपके अंक नहीं है। हम अभी भी सभी गुटों में पहले स्थान पर हैं और बहुत बड़े अंतर से। जब अंक वितरित किए गए थे, मैंने देखा कि अरुण, देवदत्त, साथ ही उस रजनीश की आंखों में भी एक लालची रोशनी थी। नेहा ने गर्व से कहा, लेकिन वह जल्दी से फ्यूरियस हो गई। मैं शर्त लगाता हूं कि वे हमारे अंक पाने के लिए इस साजिश के साथ आए थे। एल्केमी पवेलियन लॉ एनफोर्समेंट हॉल से संबंधित था। वह जुआनटियन दाओ संप्रदाय में कोई रहस्य नहीं था। इसके अलावा डिविन बीस्ट मेंशन और हेगेमोन हॉल के पास अपने कार्यों के लिए एक कारण था। वास्तव में एक शिष्य के लिए सिर्फ एक गोली पर्याप्त थी और 2 गोलियां पहले से ही अतिरिक्त बीमा थी। एक दूसरी गोली प्रभाव को 50% बढ़ाएगी। जहां तक तीसरी और चौथी गोली की बात है, तो प्रभाव में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि प्रभाव में थोड़ी भी वृद्धि नहीं होगी। तो 2 गोलियों के सेट खरीदकर वे सिर्फ तर्क के दायरे में रह सकते थे। इस बहाने और उनके अंकों के साथ ही एल्केमी पवेलियन की मिलीभगत से यह जाल सहजता से बनाया गया था। अगर ड्रैगन ब्लड लीजन को नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स चाहिए थे, तो उन्हें डिविन बीस्ट मेंशन और हेगेमोन हॉल से खरीदना होगा। वह भी कानूनी था। एक शिष्य केवल 2 गोलियां बेचेगा। वह बड़ी मात्रा में औषधीय गोलियां बेचने के रूप में नहीं गिना जा सकता था, इसलिए इसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया। यही वह था जिसने सुरेश को सबसे अधिक फ्यूरियस बना दिया, जबकि वह असहाय भी थी। उसने पहले ही खुद को रिप्ड ऑफ होने के लिए तैयार कर लिया था। उसने बस उम्मीद की थी कि यह बहुत बुरा नहीं होगा। यह ठीक है, ऐसी मामूली बात आपके चिंतित होने लायक नहीं है। बहन सुरेश, मैं इसे संभालूंगा। मैं एल्डर हॉल में जाऊंगा और सिफारिश करूंगा कि एल्डर हॉल मास्टर टॉवर डिपार्टमेंट हेड को देखने के लिए एक यात्रा पर जाए। राघव मुस्कुराया, लेकिन उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़े। उन्हें बताना बेकार है, सुरेश ने कहा। उन्होंने अब नियम नहीं तोड़े, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में कोई नियम नहीं तोड़ेगा। मैं पहले उनकी वापसी का रास्ता काटना चाहता हूं, ताकि उनके सभी नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स उनके हाथों में सड़ जाए। राघव ने कहा, तुम्हारा मतलब? ही हां, मैं फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को खुद परिष्कृत कर सकता हूं। सच कहूं तो मैंने कुछ समय पहले एल्केमी पवेलियन के फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स देखे थे, और अगर आपने मुझे ऐसी कोई चीज दी होती तो मैं इसे नहीं चाहता था। राघव ने तिरस्कार पूर्वक कहा, एल्केमी पवेलियन की कीमिया कला पिल वैली से तुलना नहीं कर सकती थी। उनके सभी उच्च स्तरीय गोली सूत्र पिल वैली से खरीदे गए थे, और वे 9वें स्तर से नीचे के सूत्रों तक सीमित थे। अगर उन्हें 9वें स्तर की गोलियां चाहिए थी, तो उन्हें पिल वैली से खरीदना होगा। जहां तक उन्होंने जो 8वें स्तर की गोली सूत्र दिए, वे सीमित गुणवत्ता वाले साधारण सूत्र थे। राघव ने मौलिक रूप से इन गोलियों पर तिरस्कार किया। वो किस तरह का मजाक था? पिल वैली मूर्ख नहीं था। वे अपनी अच्छी चीजें दूर नहीं देंगे, अन्यथा वे पैसा कैसे कमाएंगे? अपनी पिल गॉड यादों के साथ राघव ने पिल वैली की औषधीय गोलियों को भी अपनी आंखों में नहीं रखा। जुआनटियन दाओ संप्रदाय के शौकिया कीमियागरों को तो छोड़ ही दे। बहन सुरेश, सभी को बताओ कि केवल वे जो अभी तक बाधा को नहीं छू पाए हैं, उन्हें खेती जारी रखनी चाहिए। बाकी सभी ब्रेक ले सकते हैं। एक बार जब हर कोई कैचअप कर लेता है, तो हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, राघव ने कहा। ठीक है। सुरेश स्पष्ट रूप से बहुत अधिक आराम महसूस कर रही थी। वह उस सुरेश की तुलना में एक और व्यक्ति की तरह थी जो पहुंची थी। एक बार जब सुरेश चली गई, राघव सीधे एल्डर हॉल में चला गया। उसने हॉल मास्टर को पाया और कहा कि वो टॉवर डिपार्टमेंट हेड के साथ शिकायत दर्ज करना चाहता है। नतीजतन एल्डर हॉल मास्टर ने तुरंत कहा कि वो खुद इस मामले को संभालेंगे और राघव को व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
राघव ने तुरंत विनम्रता से कहा कि वह उसे परेशान नहीं करना चाहेगा, लेकिन एल्डर हॉल मास्टर ने कहा कि मुख्य बात यह थी कि टॉवर डिपार्टमेंट हेड राघव को देखना नहीं चाहता था, इसलिए उसे जाना पड़ा। टॉवर डिपार्टमेंट हेड अत्यंत ईमानदार था। अगर उसने राघव की आलोचना की तो यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि राघव अपने स्वभाव के साथ क्या करेगा। ऐसी ऑकवर्ड स्थिति से बचने के लिए वो एक सुरक्षित स्थिति में रहना पसंद करेगा। राघव ने यह सुनकर सूंघा। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और बस खबर का इंतजार किया। जब राघव क्राउचिंग ड्रैगन पर्वत पर लौटा तो सुरेश ने उसे बताया कि पहले से ही कोई था जिसने गुप्त रूप से उससे संपर्क किया था और कहा था कि अगर उसे उनकी जरूरत थी तो वो उसे नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स बेच सकता है। वो व्यक्ति देवदत्त के लोगों में से एक था। उसने खुले तौर पर कहा था कि अगर ड्रैगन ब्लड लीजन को नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स चाहिए थे तो वे केवल उससे कुछ खरीद पाएंगे। अगर वे एल्केमी पवेलियन के अधिक परिष्कृत होने तक इंतजार करना चाहते थे ही वे अगले साल तक इंतजार कर सकते थे। इस तरह की खुली बिक्री ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि वे अपने समर्थकों में कॉन्फिडेंट थे। सुरेश ने राघव के निर्देशों के अनुसार काम किया और हिचकिचाते हुए काम किया। अंत में कीमत पूछी। उस व्यक्ति ने तुरंत स्निकर्ड किया और एक गोली के लिए 32,000 की कीमत की पेशकश की। तब सुरेश एक मुस्कान को रोक नहीं पाई थी। कीमत का 4 गुना वास्तव में बुराई थी। उसने कहा था कि वह ऐसी चीज का फैसला करने में सक्षम नहीं थी कि उसे दूसरों के साथ इस पर चर्चा करने की आवश्यकता होगी। वो व्यक्ति चला गया, बस यह कहते हुए कि उसे जल्दी करना चाहिए। अगर उसे बहुत देर हो गई तो कीमत बाद में 32,000 अंक नहीं हो सकती है। राघव ने सुरेश से उन्हें स्टॉलिंग जारी रखने के लिए कहा। उसे बस हिचकिचाते हुए काम करना था। अगले दिन राघव को एल्डर हॉल मास्टर से शब्द मिले कि सब कुछ सुलझ गया था। जुआंटियन टॉवर सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट इस मामले की जांच करेगा। वे सभी एल्केमी पवेलियन के व्यावसायिक लेन देन का ट्रैक रखेंगे और निश्चित रूप से उन्हें अपनी औषधीय गोलियां वापस करने की अनुमति नहीं देंगे। अब राघव पूरी तरह से सहज था। उसने सीधे सुरेश को बताया कि अब स्टॉलिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दूसरी तरफ भी कुछ खबर मिली थी और वह सुरेश से तुरंत संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सुरेश ने फिर कभी खुद को उनके सामने प्रकट नहीं किया। अब देवदत्त और अरुण दोनों थोड़े पैनिक थे, लेकिन उनके पास अभी भी उम्मीद की एक स्ट्रीक थी। उन्होंने सोचा कि राघव जानबूझकर धैर्य के मामले में उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। वह बेहतर कीमत पाने के लिए अधिक सौदेबाजी चिप्स पाने की उम्मीद कर रहा था। आखिरकार नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स को परिष्कृत करना कुछ ऐसा नहीं था जो कोई भी कर सकता था, खासकर उन मात्राओं में नहीं। यही कारण था कि वे इतने सारे अंक का निवेश करते हुए इस योजना के साथ पालन करने के लिए पर्याप्त कॉन्फिडेंट थे। देवदत्त और अरुण शांत काम कर रहे थे, लेकिन चिंता से भरे हुए थे। उन्होंने 1,600,000 अंक खर्च किए थे। वो उनके गुटों की अधिकांश संपत्ति थी। जब वे दोनों चिंतित थे, राघव एकांत में था। गोलियों को परिष्कृत करना शुरू करने वाला था। वह जिस गोली को परिष्कृत कर रहा था उसे 9C फाउंडेशन बिल्डिंग पिल कहा जाता था, और ये जुआंटियन दाओ संप्रदाय के फाउंडेशन बिल्डिंग पिल से अलग थी। इसमें 9 मुख्य सामग्री थी और इसका प्रभाव एक साधारण फाउंडेशन बिल्डिंग पिल से 10 गुना अधिक था। ये स्पिरिट इमॉर्टल फाउंडेशन बिल्डिंग पिल से भी बेहतर था, जिसे वो मूल रूप से परिष्कृत करने की योजना बना रहा था। ये एक प्राचीन गोली थी जो बाहरी दुनिया से गायब हो गई थी, लेकिन राघव ने लंबे समय से अपनी तैयारी कर ली थी। छोटे साथी, चलो काम पर लग जाते हैं। हम पहले प्रयास के लिए इसे आसान लेंगे, राघव ने शीन से कहा। यह उसकी पहली बार एक 8वें स्तर की गोली को परिष्कृत कर रहा था, और वह एक अविश्वसनीय रूप से मुश्किल को परिष्कृत कर रहा था। पैसे होने की भावना वास्तव में अच्छी है। राघव ने एक प्राचीन कॉल्ड्रन निकाला जिसमें उस पर चारों तरफ रून्स खुदे हुए थे। इसने महान उम्र की भावना दी। ये एक शीर्ष ग्रेड 8वें स्तर का गोली भट्टी था जिसे उसने 10 मिलियन अंक के लिए खरीदा था, और ये एक विरासत गोली भट्टी था।
अन्य खजाने जितने नए थे उतने ही अधिक मूल्यवान थे, लेकिन ये गोली भट्टी उम्र के साथ अधिक मूल्यवान हो गया। जितनी अधिक औषधीय गोलियां इसे परिष्कृत करती थी, उतनी ही अधिक इसकी ग्रेड बढ़ती थी। गोली भट्टियां साधारण उपकरणों से अलग थी। उनके आइटम स्पिरिट्स शोधन प्रक्रिया के दौरान मदद करने में सक्षम थे, सफल शोधन की संभावनाओं को बढ़ाते थे। इसके अलावा अनगिनत वर्षों के लिए औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के कारण गोली भट्टी का आंतरिक हिस्सा सभी प्रकार की दवाओं के सार को अवशोषित करेगा। इसने इसे औषधीय सामग्री के साथ एक प्रकार की अंतरंग ऊर्जा रखने की अनुमति दी, जिसने इसे अपनी ऊर्जा को आसान परिष्कृत करने की अनुमति दी। यह सबसे शानदार गोली भट्टी था जो राघव ने कभी भी रखा था। इसके साथ कुछ देर खेलने के बाद उसने तुरंत परिष्कृत करना शुरू नहीं करने का फैसला किया। उसने गोली भट्टी को अपनी छाती से लगाया और अपनी आत्मा का उपयोग करके इसे पोषण दिया। कीमिया की दुनिया में इसे आत्मा को जगाने के रूप में संदर्भित किया गया था। यह एक मास्टर को स्वीकार करने के लिए एक प्राचीन समारोह था। कीमियागरों के लिए उनकी गोली भट्टियां सिर्फ उपकरण नहीं थी, बल्कि उनके साथी थे। केवल सही संचार के माध्यम से ही उच्च स्तर की गोलियों को परिष्कृत करना संभव था। गूंज। एक अगरबत्ती के लायक समय के बाद गोली भट्टी के रून्स धीरे धीरे जलाए गए और एक घनी औषधीय सुगंध हवा को भर गई। राघव मुस्कुराया। उसने इस पर जो 10 मिलियन अंक खर्च किए थे वह एक बेकार नहीं था। गोली भट्टी के भीतर एक प्राचीन आइटम स्पिरिट था और इसने अब उसे मास्टर के रूप में स्वीकार कर लिया था। उसकी हथेली में लपटे अस्तित्व में आ गई। उसने धीरे धीरे उन्हें गोली भट्टी में भेज दिया और इसके रून्स एक बार फिर जलाए गए। इस बार यह अलग था। रून्स एक एक करके जल रहे थे, जैसे कि आध्यात्मिक ऊर्जा एक्यूपंक्चर बिंदुओं के माध्यम से बह रही हो। गोली भट्टी वही था। इसके रून्स अव्यवस्थित लग सकते हैं, लेकिन वे एक निर्धारित पैटर्न में काव थे। हर बार जब एक रून जलाया जाता था तो गोली भट्टी थोड़ा और गर्म हो जाएगा। जब अंतिम रून जलाया गया तो पूरी गोली भट्टी हिलने लगी और ऐसा लग रहा था कि यह जीवन में आ गया है। अब केवल गोली भट्टी अपनी नींद से पूरी तरह से जाग गया। राघव ने सावधानी से लौ को बढ़ाया और औषधीय पाउडर को डाला, जिसे उसने पहले ही तैयार कर लिया था। यह उसके शोधन को शुरू करने का समय था। राघव ने अपनी पिल फर्नेस को बंद किया और एक आराध्य भाव से उसे देखा। उसने इस बार एक सच्चा खजाना खरीदा था। यह पिल फर्नेस उसकी उम्मीद से भी बेहतर थी। पहले वो अपनी कीमिया के लिए पूरी तरह से अपने कौशल पर निर्भर था, लेकिन अब उसके पास एक पिल फर्नेस थी जो उसकी सहायता करने के लिए काफी अच्छी थी, जिससे उसके लिए गोलियां को परिष्कृत करना बहुत आसान हो गया। यहां तक कि 9C फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को परिष्कृत करना भी उसके लिए इतना आसान हो गया। प्रत्येक औषधीय पाउडर का विलय भी सरल हो गया। पिल फर्नेस असाधारण रूप से उपयोगी थी जब विरोधाभासी गुणों के साथ दो सामग्रियां थी। भट्टी के विस्फोट को रोकने के लिए राघव अपनी लौ ऊर्जा का उपयोग उन्हें अलग करने, उनके गुणों को दबाने और फिर धीरे धीरे उन्हें सावधानी से मिलाने के लिए करेगा। हालांकि उनके गुणों को दबाने से उनकी आध्यात्मिकता का थोड़ा नुकसान होगा। अब जब उसके पास यह प्राचीन पिल फर्नेस थी, चीजें अलग थी। पिल फर्नेस के पास अपनी आध्यात्मिकता थी और यह अपनी आध्यात्मिकता को खोए बिना विरोधाभासी औषधीय सामग्री को विलय करने में सक्षम थी। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बचाया और औषधीय ऊर्जा और आध्यात्मिकता को संरक्षित करने के अलावा भट्टी विस्फोट के जोखिम को कम किया। भौ, पिल फर्नेस थोड़ा हिल गई और उसके चिन्ह एक बार फिर जल उठे। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा पानी में सांस लेने वाली एक व्हेल की तरह अंदर बह गई। ये परिष्करण के लिए अपनी खुद की आध्यात्मिक ऊर्जा लाता है। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। राघव बिल्कुल प्रसन्न था। इस पिल फर्नेस की क्षमताओं ने सब कुछ प्रभावित किया, जिससे उसे परिष्करण के कई हिस्सों पर आराम करने की अनुमति मिली। ये चीजों को अपने आप संभाल सकता था। इसके अलावा प्रत्येक परिष्करण इतना शांत था। उसे परिष्करण के दौरान तनाव में रहने या बारीकी से देखने की आवश्यकता नहीं थी, जैसे कि वह एक कूदते हुए खरगोश को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ही ये हो गया। चलो इसका प्रभाव देखते हैं।
राघव ने धीरे धीरे ढक्कन खोला और थोड़ा सा भी औषधीय सुगंध बाहर नहीं निकला। इसके बजाय कई आकृतियां दूर चली गई। वे आकृतियां एक हथेली के आकार की थी और छोटे वानरों की तरह दिखती थी। वे तेजी से पिल फर्नेस से भाग गए। वापस यहां आओ। राघव हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। अपना हाथ हिलाते हुए वे वानर गायब हो गए, औषधीय गोलियों में बदल गए जो उसके हाथ में वापस खींची गई। 9 मोटी गोलियां वहां पड़ी थी। उनके चारों ओर प्रकाश बह रहा था। उनसे थोड़ा सा भी औषधीय सुगंध नहीं आया। उनके प्रकाश के भीतर एक छोटा वानर घूमता हुआ लग रहा था। हाँ, एक सर्वोत्तम श्रेणी की गोली। मैं आखिरकार सर्वोत्तम श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकता हूं। राघव उत्साह से हंसा। एक तरफ आमतौर पर केवल 8वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों को सर्वोत्तम श्रेणी के स्तर तक परिष्कृत किया जा सकता था। दूसरी तरफ अगर उसके पास ये प्राचीन पिल फर्नेस नहीं होती तो एक सर्वोत्तम श्रेणी की गोली तो दूर की बात है। राघव के वर्तमान स्तर पर सिर्फ एक नौवले वाली 9C फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को परिष्कृत करना काफी मुश्किल होगा। यह न केवल सर्वोत्तम श्रेणी की थी बल्कि यह 9 सर्वोत्तम श्रेणी की गोलियां भी थी। इस तरह की उपलब्धि निश्चित रूप से कुछ मृत कीमियागरों को वापस जीवन में लाने में सक्षम थी। कुछ कीमियागर अपना पूरा जीवन एक भी सर्वोत्तम श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम हुए बिना बिता सकते हैं। यहां तक कि अगर उन्होंने किया तो इसे एक पारिवारिक खजाने के रूप में माना जाएगा और उनकी महिमा के संकेत के रूप में उपयोग किया जाएगा। लेकिन फिर जब राघव ने इसके बारे में सोचा तो उसके पास लपटों पर एक पिल गॉड का नियंत्रण था, शीन का सहयोग था और इस पिल फर्नेस की सहायता थी। ऐसा लगा कि यह उपलब्धि डींग मारने के लिए कुछ भी नहीं थी और केवल उचित थी। 9 सर्वोत्तम श्रेणी की गोलियों को देखकर राघव खुशी से भर गया। सर्वोत्तम श्रेणी की गोलियों में औषधीय ऊर्जा को भयानक के रूप में रेटेड किया जा सकता है क्योंकि ये नौवले वाली गोलियों की तुलना में 10 गुना अधिक थी। इसका सबसे मजबूत पहलू यह था कि इसकी आध्यात्मिकता का निशान एक बार शरीर में आने पर औषधीय ऊर्जा को पूरी तरह से प्रज्वलित करने में सक्षम था। उत्साह के एक लंबे समय के बाद राघव ने 9 सर्वोत्तम श्रेणी की गोलियों को दूर रख दिया और परिष्कृत करना जारी रखा। इस प्राचीन पिल फर्नेस के साथ उसने सीखा कि आरामदेह होना और बिना प्रयास के परिष्कृत करना क्या है। प्रत्येक भट्ठी की गोलियों के साथ जिसे उसने परिष्कृत किया वो तेजी से गया और वो उतना ही अधिक निपुण बन गया। उसके परिष्करण की गति ने राघव को प्रसन्न किया। संकट और तैयारी दिन ब दिन बीतते गए। जब राघव तेजी से गोलियों को परिष्कृत कर रहा था, देवदत्त और अरुण को प्रत्येक दिन 1 साल जितना लंबा महसूस हुआ। प्रत्येक दिन वे क्राउचिंग ड्रैगन पर्वत की स्थिति के बारे में गुप्त रूप से पूछताछ करेंगे। एकमात्र चीज जिसने उन्हें आराम दिया वो ये थी कि ड्रैगन ब्लड लीजन के सभी लोग प्रत्येक दिन सिर्फ खाते और खेलते थे। अभी ड्रैगन ब्लड लीजन के अलावा अन्य गुटों के शिष्य विपत्ति से गुजरने के लिए जुआंटियन दाओ संप्रदाय के एक निश्चित स्थान पर गए थे। प्रत्येक दिन सैकड़ों शिष्य सफलतापूर्वक विपत्ति से गुजर रहे थे और फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ बन रहे थे। दिन ब दिन बीतते गए और अधिक से अधिक शिष्य उन्नति में सफल रहे। लेकिन कुछ अपवाद थे। कुछ शिष्य अपनी विपत्ति के दौरान धूल में बदल गए। फिर भी यहाँ के शिष्य सभी सेलेस्टियल्स थे। एक विपत्ति के दौरान विफल होना हमेशा अप्रत्याशित दुर्घटनाओं के कारण होता था। उदाहरण के लिए कुछ शिष्य अचानक अपनी विपत्ति के दौरान अवज्ञाकारी हो जाएंगे और उन्होंने हेवनली ट्रिब्यूलेशन की गति के अनुसार आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और इसलिए उन्हें निर्दयता से मिटा दिया गया। लेकिन अधिकांश शिष्यों के लिए जब तक उन्होंने विरोध नहीं किया और हेवनली दाव ऊर्जा के साथ खुद को संरक्षित किया, उन्हें मारने वाले उनके विपत्तियों की संभावनाएं लगभग अस्तित्वहीन थी। अधिक से अधिक शिष्य सफलतापूर्वक उन्नत हुए। एक बार जब उन्होंने किया तो वे अपनी खेती के ठिकानों को मजबूत करने के लिए एकांत में प्रवेश कर गए। लेकिन अरुण और देवदत्त उन्नत होने के बाद शांति से अपनी खेती के ठिकानों को मजबूत करने में असमर्थ थे। वे बहुत घबराए हुए थे। इस आधे महीने के दौरान
5 गुटों के शिष्यों की पूर्ण बहुमत उनके विपत्तियों में सफल हो गई थी। एक छोटा हिस्सा अभी भी इंतजार कर रहा था। हालांकि क्राउचिंग ड्रैगन पर्वत से थोड़ा सा भी हलचल नहीं आया। उन्होंने कई बार उनकी जांच करने की कोशिश की थी, लेकिन ड्रैगन ब्लड लीजन ने बस उन्हें अनदेखा कर दिया। वे घबरा रहे थे, ये नहीं जानते थे कि राघव के पास क्या चाल थी। 9 अर्जुन समुद्र और 5 दिनों के बाद राघव एकांत से बाहर आया और सीधे ड्रैगन ब्लड लीजन के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया। एल्डर हॉल को शब्द भेजने के बाद उन्होंने दाओ संप्रदाय के परिवहन गठन को जुआंटियन दाओ संप्रदाय के आसपास के एक एकांत पहाड़ी घाटी में आने के लिए उधार लिया। भाइयों, तुम्हारे लिए और कैंडी है, राघव हंसा। उसने अर्जुन को औषधीय गोलियां वितरित करने के लिए कहा। बॉस, तुम ऐसा नहीं करोगे। सभी शिष्यों के चेहरे हरे थे। उन्हें अभी भी पिछली बार की कैंडी याद थी, जैसे कि ये कल ही हुआ था। बस उसे ये कहते हुए सुनकर उन्हें भय मिला। लेकिन एक बार जब औषधीय गोलियां वितरित हो गई तो उनके पास उन्हें निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ड्रैगन ब्लड लीजन के नए उपचार सदस्यों ने न समझ पाने वाले भावों के साथ दूसरों को देखा। उन्होंने उन्हें गोलियों को निगलते हुए देखा जैसे कि वे जहर थे। जैसे ही उन्होंने गोलियों को निगल लिया, उनके सभी भाव बदल गए। डरो मत, कोई जहर नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अर्जुन समुद्र फटने वाला है? तो वो सही एहसास है, राघव हंसा। इस समय सीमा और नेहा दोनों थोड़े पीले थे, लेकिन उन्हें राघव पर पूर्ण विश्वास था और उन्होंने कष्ट सहन किया। धमाका, धमाका, धमाका। अचानक उनके शरीरों से लगातार विस्फोट बज गए। उन्हें लगा कि उनके अर्जुन समुद्र वास्तव में फट गए हैं। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि कुछ बंद था। उनके प्रत्येक अर्जुन समुद्र ने उनके डंटियंस के भीतर 9 अर्जुन समुद्र में बदल दिया था। अंतहीन ऊर्जा उनके भीतर प्रसारित हुई, उन सभी को चौंका दिया। ये 9C फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स और उनमें से प्रत्येक सर्वोत्तम श्रेणी की है। ये तुम्हारे डंटियन के भीतर एक विस्फोट का कारण बनेगा और 8 और अर्जुन समुद्र बनाएगा जो तुम्हारे मूल अर्जुन समुद्र पर अध्यारोपित होंगे। अब तुम अस्थायी रूप से 9 अर्जुन समुद्र के मालिक हो। उन 8 अर्जुन समुद्र नकली है। हालांकि केवल हम जानते हैं कि स्वर्ग नहीं जानता, तो तुम समझते हो। बाधा पर हमला करना शुरू करो। जब तुम फाउंडेशन फोर्जिंग में उन्नत होने में सफल होते हो तो तुम उसी क्षेत्र में दूसरों पर नीचे देखने में सक्षम होंगे। राघव जोर से हंसा। यह सुनकर हर कोई प्रसन्न था। उनके शरीरों में 9 अर्जुन समुद्र को देखते हुए उन्होंने दहाड़ा और बाधा पर पूरी तरह से हमला किया। 9 अर्जुन समुद्र फट गए और फिर तेजी से संपीड़ित हो गए। 9 अर्जुन समुद्र सिर्फ अस्थायी थे। ये क्यूई एक्सप्लोजन पिल के प्रभाव के समान था। 9 डंटियंस की ऊर्जा के ओवरलैपिंग के साथ उनके द्वारा संघनित मूल चिन्ह अन्य लोगों की तुलना में 9 गुना मजबूत होंगे। वो शक्तिशाली मूल चिन्ह भी अस्थायी होगा, लेकिन एक बार जब ये बन गया तो इसे हेवनली दाओस द्वारा महसूस किया जाएगा। हेवनली दाओस उस चिन्ह की ताकत के आधार पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन को उजागर करेगा। एक बार जब उस चिन्ह ने हेवनली ट्रिब्यूलेशन की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया तो यह तुरंत बदल जाएगा। नकली से असली में जा रहा है। यह स्वर्ग को धोखा देने का एक तरीका था। स्वर्ग को धोखा देना हेवनली दाओस के लिए अनादरपूर्ण था, लेकिन राघव को उनके लिए कभी कोई सम्मान नहीं था। उसे स्वर्ग पर पेशाब करने की इच्छा थी। स्वर्ग उसके साथ क्या कर सकता था?